क्या बुराई है इसमें? राजभर समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और हर वो समाज जो अपना अंग किसी देवी देवता में अगर देखता है तो ये तो हमारे लिए सुखद। किसी मौलाना को नहीं ना कहा है उन्होंने। यहाँ तो जालीदार टोपी पहन करके अपने पिता को बदलने के लिए लोग तैयार हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। विपक्ष आज क्या कर रहा है? जो यहाँ पर जालीदार टोपी पहन करके केवल जो इफ्तारी का राजनीति करते थे, अब स्थिति ये होगी कि काशी के अंदर हम देखते हैं त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं। बहुत संघर्ष से निकले हुए हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत पहले से जानता हूँ, और एक ऐसे समाज का नेतृत्व उन्होंने खड़ा किया जो समाज बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ था। कभी बसपा के अंदर वो समाज जुड़ा था, अपनी राजनीति देखता था, अपने विकास को देखता था, वहाँ भी उनके साथ छलावा हुआ, वहाँ भी उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन आज अगर उस समाज की चर्चा किसी भी जगह हो रही है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा जी, हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सीएम आवास पर कटाक्ष कहा है और कहा है कि सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है, अब इसको लेकर लगातार सियासत तेज हो चुका है और खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। गौरव जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बातें कहा है, सीधे तौर पे कहा है कि सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है? उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि 2012 से 2017 तक वो सीएम आवास एक प्रकार से तुष्टीकरण की राजधानी हो गई थी। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को वहाँ बिरयानी खिलाया जा रहा था, तो हम क्या माने? जब वो छोड़ करके गए तो सीएम आवास की खुदाई उन्होंने करवा दी, तो उनको बेहतर पता होगा कि वहाँ क्या है, नीचे क्या नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जनता ने जरूर वहाँ पर शिलान्यास कर दिया, 2017 में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और वहाँ पर मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिव्ये न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। साक्षात महायोगी जो नटराज स्वरूप हैं, जो तांडव करते हैं, उनके प्रतिरूप के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ को स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि वहाँ पे शिव स्वरूप ही शासन कर रहे हैं और संहार और सृजन के ये देवता उत्तर प्रदेश के पापियों और अत्याचारियों और आतताइयों का संहार कर दिया इन्होंने, और सृजन के रास्ते पर विकास के ऐसे ऐसे प्रतिमान गढ़े, सर्वाधिक एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास, सबसे ज्यादा उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, सबसे ज्यादा सौभाग्य योजना में बिजली, ये सब तमाम योजनाओं में जो उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम आ रहा है, वो उसी देवता के कारण आ रहा है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि गलती से ही सही, लेकिन सही कहा है उन्होंने, वहां पर शिव ही विराजमान है, शिव ही विराजमान है। लेकिन लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म और जाति की राजनीति करने में जुटी है, मुख्य बिंदु से युवाओं को भटका दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कौन सी जाति की राजनीति करती है, जरा बताइए तो? भारतीय जनता पार्टी एमवाई की राजनीति करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की राजनीति करती है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और किसी भी योजना के वितरण में कहीं कोई भेदभाव दिखता है क्या? कि वो फलाने मेरे पार्टनरशिप वाली कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के जैसे ये लोग योजनाओं को बांटते थे अपने लोगों को, वो कहीं दिखता है क्या? बिना भेदभाव के सर्वाधिक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, जो पिछड़ा समाज है उसको मिला है। तो कहां से जाति की राजनीति हो गई? हाँ, इनकी जो तुष्टीकरण वाली दुकान थी उसका शटर जरूर बंद हो गया, उसका शटर जरूर बंद हो गया, इसलिए इनके लिए संकट है राजनीति का। लेकिन देश और प्रदेश की जनता आज विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती। इसलिए पता है कि ये विनाशकारी आएंगे तो दमन करेंगे, सबके अधिकारों का दमन करेंगे, और कुछ लोगों की जेबें भरेंगी और घोटालों से अखबार पटे रहेंगे, समाचार पत्र पटे रहेंगे। तो वो मौका, वो अवसर इन लोगों को देना नहीं है। अब विपक्ष है तो अपनी भूमिका निभाना है, तो कुछ न कुछ उलूल जुलूल बोलना है। रचनात्मक राजनीति की तरफ विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, ये दुर्भाग्य है। लेकिन रचनात्मक आप जिस तरीके से कह रहे हैं, इस बार के जो चुनाव हुए हैं, 24 के चुनाव हुए हैं, उसको लेकर नहीं पता चल पा रहा है कि जिस तरीके से आपका जो पिछले बार जो लोकसभा चुनाव था उसमें आपका जो वोट प्रतिशत और जो भी सीटें थी ज़्यादा थी, लेकिन अचानक ऐसे क्या हो गया कि 24 में घट गया? देखिए, कई फैक्टर काम करते हैं चुनाव में, कई सारे फैक्टर थे। अगर सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे हम आपको बता दें, एक तो गर्मी का माहौल था,
दूसरा, हमारे जो पुराने कैंडिडेट रिपीट किए गए थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। तीसरे, हमने जो लक्ष्य तय किया था उसने कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाया था। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी और भी कई कमियां थीं जिसको हमारी पार्टी ने भी सुधारा, जिसको चिन्हित किया और जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा हरियाणा का चुनाव या फिर महाराष्ट्र का चुनाव ऐतिहासिक परिणाम लेकर के आए और सारे मिथ, सारी कवायद विपक्ष की धराशायी रह गई और ये तय हो गया कि अब देश किस दिशा में जाएगा, कैसी राजनीति देशवासियों को पसंद है। देश जो है, बताइए कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, वो सीधे कहते हैं कि ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, उनको वहीं पे शिव नजर आने लगते हैं। तो संजय सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, संजय सिंह जिसकी पार्टी की बुनियादी ही जो है वो विकृत पर आधारित हो, जो आया था राजनीति में शुचिता और सुधार के लिए, वो कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करना शुरू किया, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिसके नेता ने कांग्रेस का गिरता हुआ जनाधार, उसी के लिए ये पैरेलली ये पार्टी खड़ी की गई थी, आर्टिफिशियली बनाई गई थी और डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व था और विदेशी एजेंट की तरह केजरीवाल काम करता रहा। इसलिए सत्ता पाते ही किस तरीके से पूरे दिल्ली को दारू के नशे में बहाने की कोशिश किया, जिसका परिणाम है कि जेल में रहना पड़ा 6 महीने 7 महीने और इनके सारे नेता एक एक कर जेल पहुंच गए। तो वो राजनीति की शुचिता की बात करेगा तो मुझे हास्यास्पद लगता है। संजय सिंह जिसने अपने करियर में ही, जरा पूछिए कि संगम के सामने क्या करते थे, तो समझ में आ जाएगा कि किस चरित्र से, किस चाल से ये लोग आए हैं और राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के पहले अपने गिरेबान में झांकें कि खुद क्या किया है उन्होंने और क्या जनता को देने के लिए निकले थे और आज कहां पहुंच गए। इसीलिए 10 वर्ष में आज जनता इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। अब दिल्ली में भी सरकार बदलने जा रही है। एक बात बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को क्या मानते हैं? एक बहुत तेजी से बात उनकी चले कि हनुमान जी को लेकर वो अपने समाज की बात बता रहे हैं कि राजभर समाज से हनुमान जी आते हैं। क्या बुराई है इसमें? राजभर समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और हर वो समाज जो अपना अंग किसी देवी देवता में अगर देखता है तो ये तो हमारे लिए सुखद अनुभूति है। आज 40 करोड़ का अनुमानित लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो सनातनी हैं जो हमारी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। सभी देवी देवता बिना भेदभाव के सनातनियों के लिए हैं और यदि कोई समाज, कोई पिछड़ा समाज अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी देवी देवता में अपनी अनुभूति देखता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए, उसको और ऊपर उठाना चाहिए। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं रख, कम से कम किसी मौलाना को नहीं ना कहा है उन्होंने। यहाँ तो जालीदार टोपी पहन करके अपने पिता को बदलने के लिए लोग तैयार हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। विपक्ष आज क्या कर रहा है? जो यहां पर जालीदार टोपी पहन करके केवल जो इफ्तारी का राजनीति करते थे, अब स्थिति यह होगी कि काशी के अंदर हम देखते हैं त्रिपुंड लगा के घूम रहे हैं। आज उनका यह परिवर्तन हो गया। अभी तो शारीरिक पर फिजिकल परिवर्तन हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि जब इनकी आने वाली पीढ़ी का मानसिक परिवर्तन भी हो जाएगा और वो भी अपने विरासत की तरफ चलेंगे। तो आज अगर ये जागृति आ रही है किसी समाज में तो उसका स्वागत करना चाहिए और भगवान तो सबके हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी बहुत सारे सुर्खियों में इस समय बने हुए हैं, ठेकेदारों को गाली देना, हनुमान जी को अपने जाति को बताना। तो आप लगता है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आने वाले समय में राजनीति में इनको नया मोड़ लेकर आएगा या इनके लिए अच्छा साबित हो पाएगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत संघर्ष से निकले हुए हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर बहुत पहले से जानता हूँ और एक ऐसे समाज का नेतृत्व उन्होंने खड़ा किया जो समाज बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ था। कभी बसपा के अंदर वो समाज जुड़ा था, अपनी राजनीति देखता था, अपने विकास को देखता था, वहाँ भी उनके साथ छलावा हुआ, वहाँ भी उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन आज अगर उस समाज की चर्चा किसी भी जगह हो रही है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे में अगर कोई उनके ऊपर अनर्गल आक्षेप लगाता है तो स्वाभाविक है कि एक निश्चल व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका प्रतिकार करेगा कड़े से कड़े शब्दों में। और जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना ही चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में विधान है। देवता शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र भी रखते हैं। हमारे कोई भी देवता जो है बिना शस्त्र और शास्त्र के नहीं है। एक हाथ में अगर वेद है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। तो ओम प्रकाश राजभर जी पराक्रमी व्यक्ति हैं और उनकी बड़ी प्रासंगिकता है
उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। बिहार में अभी चुनाव होने हैं, उनका बहुत बड़ा समाज है वहाँ पर, उनकी जागृति के लिए उनकी आवश्यकता है, वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और हर वो व्यक्ति जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सके और देश को रचनात्मक राजनीति की तरफ ले जा सके, उसका हमें साथ चाहिए, और वो हमारे साथ हैं, इस बात की हमको खुशी है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।